हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आप सभी को पता है हमने ईएमआरएस, एवीएस और एनवीएस 2025 के पेपर के लिए टीजीटी पीजीटी वालों के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, व्याकरण और पत्रकारिता की मोस्ट इम्पोर्टेंट 2000 एमसीक्यू पीवाईक्यू की सीरीज चला रखी है। ठीक है। और भाई इस सीरीज में अपने 70 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए थे। हर एक क्लास में मैं आपको 35 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाती हूँ। ठीक है। तो भाई अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर से जरूर करें। 71वें क्वेश्चन से हम आज क्लास स्टार्ट करेंगे। तो निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्य पुरुष वाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। किस भाई? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है, ये हमें देखना है। यानी मध्यम पुरुष सर्वनाम किस में है ऑप्शन में, ये हमें बताना है। तो देखते हैं, यहाँ पे है ऑप्शन मुझे, हम, तुम्हारा, वे। तो भाई मध्यम पुरुष, ठीक है, आप सभी को पता है जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम इसके तीन भेद होते हैं। एक तो उत्तम पुरुष, ठीक है, एक मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष। ठीक है। उत्तम पुरुष में मैं, हम आते हैं। मध्यम में तू, तुम, आप आ गए भाई। और अन्य में वह, वे, यह, वे। ठीक है, ये आते हैं। मैंने ऐसे याद रखा, मैं उत्तम, तुम मध्यम, वे अन्य, ऐसे याद कर रखा है। तो भाई हमारे हमें क्या बताना है? मध्यम पुरुष बताना। तो मध्यम मुझे तो नहीं होगा, हम भी नहीं होगा, वे भी नहीं होगा, क्या होगा? तुम्हारा। तो सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 72वां क्वेश्चन। जब कोई शब्द अपने मुख्यार्थ को बाधित करके अन्य अर्थ को बताए तब उसमें कौन सी शब्द शक्ति होती है? क्या भाई जब कोई शब्द अपने मुख्यार्थ को बाधित करके अन्य अर्थ को बताता है तब उसमें कौन सी शक्ति होती है? कौन सी शब्द शक्ति होती है? लक्षण शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति या आर्थी आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। तो भाई इसमें लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जब कोई शब्द अपने मुख्यार्थ को बाधित करके अन्य अर्थ को बताए तब उसमें लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और जो लक्षणा शब्द शक्ति है दो प्रकार की होती है। कितने? दो प्रकार की होती है। एक तो रूढ़ी और दूसरी है प्रयोजनवती। ठीक है, प्रयोजनवती ये होती है भाई। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। हमने पानी बरसा हुआ देखा और घर में शरण ले। ठीक है, नीचे एक वाक्य दे रखा इसका जो सही वाक्य भेद है ये हमें बताना है। कि अभी हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ले। तो संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य या इच्छावाचक वाक्य है। तो भाई देखो दो वाक्य हैं अलग अलग। ठीक है, और इसको जोड़ने का काम और ने किया है तो ये क्या है? संयुक्त वाक्य कहलाएगा। हमने पानी बरसता हुआ देखा, ठीक है, और घर में शरण ली, ठीक है, और तो संयुक्त वाक्य है भाई। और मैंने कल भी आपको संयुक्त वाक्य के विषय में बताया था। आगे देखते हैं। और जिस बच्चे ने क्लासे नहीं देखी, 2 क्लासे मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है, तो आप वो मेरे चैनल पर है भी, प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने आप सभी के लिए थ्योरी क्लासे भी स्टार्ट कर रखी है, उसकी भी प्लेलिस्ट है, वो भी देख सकते हैं आप। चैप्टर वाइज सीरीज की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है और वो भी चल रही है, तो उसको भी आप देख सकते हैं चैनल पर जाके। आगे, सीधी चलते राह जो रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो कौन सा अलंकार इस वाक्य में रहेगा? सीधी चलते राह जो रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। तो इस पंक्ति में किसका कौन सा अलंकार है? श्लेष, विरोधाभास, भ्रांति, मान अलंकार या पुनरुक्त अलंकार? तो इसमें भाई श्लेष अलंकार रहेगा। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जहां किसी शब्द के एक से अधिक निकलते हो वहां पर क्या आएगा? श्लेष अलंकार आएगा। ठीक है,
तो भाई आप सभी को पता है जो श्लेष अलंकार है, मैंने आपको बताया है वो क्या है, एक से अधिक अर्थ वाले को क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। यहाँ पे जो हरि है ये दो अर्थों में आया है, एक तो बंदर और ईश्वर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का एकार्थी शब्द है। ठीक है, एकार्थी शब्द है ये हमें बताना है। तो व्याधि, ठीक है, जो व्याधि है इसका एकार्थी शब्द मानसिक रोग होता है, शिक्षा होती है, वात्सल्य होता है, शारीरिक रोग होता है। जो व्याधि है इसका अर्थ होता है मानसिक रोग। ठीक है, जो व्याधि शब्द है इसका एकार्थी क्या होता है, मानसिक रोग होता है। और जो आधि शब्द होता है इसका क्या होता है, मानसिक। चिंता और काल्पनिक भय आदि भी। ठीक है, व्याधि, सॉरी भाई यहाँ पे व्याधि है, व्याधि डी आएगा। शारीरिक, जो शारीरिक रोग होता है वो व्याधि होते हैं, मानसिक होता है ये आदि होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जहां किसी वस्तु का इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोग सीमा का उल्लंघन हो, वहां कौन सा अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार या रूपक अलंकार। तो वहां पर भी अतिशयोक्ति अलंकार होता है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। इसका एक उदाहरण भी आपको बताती हूँ। राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। ठीक है, जहां पर बड़ा चढ़ाकर बात की जाती है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आगे है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ विकल्प है। पुष्कर और पुष्कल, क्या भाई, पुष्कर और पुष्कर। तो इनका सही अर्थ हमें बताना है। तो जलाशय और बहुत, बहुत और आसान, कठिन और बहुत, सरस्वती और बहुत। तो पुष्कर क्या होता है, जलाशय होता है, और पुष्कल क्या होता है, बहुत होता है। तो ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही अव्ययभाव समास का विकल्प है। किसका भाई, अव्ययभाव समास का विकल्प है, ये हमें बताना है। तो यथासाध्य, यथासाध्य, यथा का साध्य, न साधने योग्य, जितना साधा जा सके या साधने के लिए। तो यथासाध्य का क्या अर्थ है, जितना साधा जा सके। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। यथासाध्य विभाव समास का विग्रह क्या बताया, जितना साधा जा सके। ठीक है, ये होगा। इसमें भी जो अविभाव समास है इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और समासिक या समास पद अव्यय हो जाए वहां पर क्या होता है, अव्ययभाव समास होता है भैया। इसके अकॉर्डिंग और होते हैं, जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आमरण, मरण तक, आजन्म भाई, आजन्म, जन्म तक। ठीक है, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। ठीक है, ये अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, संसार की समस्थली में धीरता धारण करो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। क्या अभी संसार की समर सतली में धीरता धारण करो इस पंक्ति में कौन सा समास रहेगा। अनुप्रास अलंकार, सॉरी अलंकार, सलेस अलंकार, यमक अलंकार या विप्सा अलंकार। तो संसार की समर सतली में धीरता धारण करो, इसमें भाई अनुप्रास रहेगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार रहेगा। और अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या रहेगी, वर्णों की आवर्ती का क्या है, हम अनुप्रास कहते हैं। ठीक है, किसी भी वर्ण का एक से अधिक बार आना अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का विकल्प है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा का कौन सा विकल्प है ये हमें बताना है। तो गोदान, कोहिनूर, पंकज या मनुष्य। तो भाई जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, इसमें मनुष्य है। ठीक है, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और देखिए, जातिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, घर हो गया, पहाड़ हो गया, नदी। ठीक है, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे भाई।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे एक भाई अवतरण दे रखा है, यानी पहरा दे रखा है। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इससे संबंधित प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। और आप सभी को पता है हमारे पेपर में 2 पैराग्राफ जरूर से जरूर आएंगे भाई, तो हम इसको जरूर से जरूर करेंगे, क्योंकि करते रहेंगे साथ में तो हमारी प्रैक्टिस होती रहेगी। देखते हैं, आज की भागती दौड़ती जिंदगी से मुस्कुराहट तो न जाने कहाँ खो गई। कुछ दशक पहले तक तो लोग एक दूसरे को देखते ही एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ अभिवादन करते थे, किंतु आज दशा यह है कि किसी पहचान वाले को देखते ही व्यस्तता का मुखौटा लगाकर अभिवादन की प्रक्रिया से स्वयं को बांधकर सुरक्षित निकलना ही बहादुरी का कार्य समझते हैं। जबकि मुस्कुराहट एक ऐसी औषधि है जो मनुष्य को बिना किसी दाम के मिली है। यह उसे शारीरिक एवं मानसिक रोग का उपचार करने में पूर्णतः सक्षम है। जो व्यक्ति मुस्कुराकर दिन की शुरुआत करता है वह निडाय ये सारे दिन ऊर्जावान रहता है। यह बिना किसी तनाव के सारी कुशलता से पूर्ण कर अगले दिन के लिए नए कार्यों को पूरा करने की कुशल रणनीति बना निश्चिंत हो सो जाता है। ऐसे व्यक्ति का सानिध्य सभी लोग चाहते हैं। उसकी एक छोटी सी मुस्कुराहट के कारण ज्यादा से ज्यादा लोग उसके समीप आने का प्रयास करते हैं। ठीक इसके विपरीत अनायास ही खींचने वाले व्यक्ति से हर कोई दूरी बनाना पसंद करता है। हर कोई उससे बचना चाहता है। पुरानी कहावत है कि प्रसन्न बदन के दर्शन मात्र से ही समला कार्य पूर्ण हो जाते हैं। अतः हमारा प्रयास होना चाहिए कि स्वयं प्रसन्न रहकर दूसरों को भी खुशियां बांटे भाई। तो ये क्या है, हमारा एक पहरा था। अब इससे संबंधित हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, जो इस पैराग्राफ के ही अकॉर्डिंग है। तो देखते हैं, दिए गए विकल्प में से कौन सा दशा का समानार्थी शब्द है। ठीक है, दशा, ठीक है, इसका समानार्थी शब्द बताना है। तो दिखावा है, दिशा है, यहाँ पे भाई स्थिति है, यहाँ पे गलत लिख रखा, स्थिति आएगी, या मिल है। तो आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा सी। दशा का समानार्थी क्या, स्थिति। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कैसे व्यक्तियों से लोग मिलना पसंद नहीं करते। हमने पीछे अभी देखा है, जो हर वक्त मिले, जो हर बात पर झुंझला जाए, जो हमेशा पीछे पड़ता रहे, जो हमेशा खुशी खुशी मिले। ठीक है, तो क्या है, बी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा, जो हर बात पर झुंझला जाए। ऐसे व्यक्तियों से लोग मिलना पसंद नहीं करते। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद बे जो अनुच्छेद है इसमें जीवन की किस अनमोल औषधि के बारे में बताया गया है। तो किस अनमोल औषधि के बारे में बताया गया है ये आपको बताना है। हमने अभी पढ़ा है पहला, व्यस्तता, ऊर्जावान, मुस्कुराहट या अभिवादन। तो भाई किसके बारे में बताया था, अभी मुस्कुराहट के बारे में बताया था। सी आंसर अपना बिल्कुल ठीक है, जो मुस्कुराहट है वो जीवन की अनमोल औषधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद के अनुसार आज के समय में किसी पहचान वाले को देखते ही लोग क्या करते हैं। तो क्या करते हैं आजकल के लोग भाई, किसी पहचान वाले को देखते ही व्यस्त होने के बावजूद मिलते हैं, हंसी खुशी बातें करते हैं, व्यस्तता का मुखौटा लगाकर निकल जाते हैं, आदर सत्कार करते हैं। तो व्यस्तता का मुखौटा लगाकर निकल जाते हैं आजकल के समय में लोग भाई। अगला क्वेश्चन है, दिए गए अनुच्छेद का स्टिक शीर्षक लिखिए। तो जो नीचे हमने अनुच्छेद पढ़ा, इसका हमें स्टिक शीर्षक लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे। तनावतापूर्ण वातावरण, खींचने वाले व्यक्ति, या मुस्कुराहट, या व्यस्त जिंदगी। तो हम क्या लिखेंगे भाई इसका अनुच्छेद। तो भाई 85 का हम लिखेंगे व्यस्त जिंदगी। ठीक है, स्टिक शीर्षक हम यही लिखेंगे। अगला है, आगे भी फिर एक काव्यांश दे रखा है, इसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, फिर उसके संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। अचल खड़े रहते जो ऊर्जा शेष उठा तूफानों में, सहनशीलता दृढ़ता हस्ती जिनके जो यौवन के प्राणों में, वही पंथ बाधा को तोड़ बहते हैं जैसे हो निर्जर, प्रगति नाम को सार्थक करता यौवन दुर्गमता पर चलकर। आज देश की भावी आशा बनी तुम्हारी ही तरुणाई, नए जन्म की श्वास तुम्हारे अंदर जगकर है लहराई। आज विगत युग के पतझड़ पर तुमको नव मधुमास खिलाना, नव युग के पृष्ठों पर तुमको है नूतन इतिहास लिखाना। उठो राष्ट्र के नौजवानों, तुम दिशा दिशा का सुन आमंत्रण, जागो देश के प्राण
जगा दो नए प्रांत का नया जागरण। तो भाई देखते हैं आगे और है, आज विश्व को यह दिखा दो हमने भी जागी तरुणाई, नई किरण की नई चेतना में हमने भी ली अंगड़ाई। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे काव्यांश के। तो देखते हैं, नवयुवक प्रगति के नाम को कैसे सार्थक करते हैं। तो नवयुवक जो है ये प्रगति के नाम को कैसे सार्थक करते हैं। तो देखते हैं, दुर्गम रास्तों पर चलकर, गलत दिशा ढूंढकर, तूफानों से दूर जाकर, सुगम रास्तों पर चलकर। तो कैसे वे सार्थक करते हैं भाई नवयुवक प्रगति के नाम को। तो देखते हैं, ऊपर पहले से देख लेते हैं। ये रहा, प्रगति नाम को सार्थक करता यौवन दुर्गमता पर चलकर। तो भाई दुर्गम रास्तों पर चलकर युवक क्या प्रगति के नाम को सार्थक करते हैं। तो ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, काव्य के अनुसार विगत युग के पतझड़ से क्या अभिप्राय है। क्या आशय है। ठीक है, विगत युग के पतझड़ से क्या आशय है। नए पत्तों पौधों को देखकर, अतीत के वे कार्य जो आज पुराने पड़ चुके हैं, या नई पीढ़ी को देखकर खुश होना, या कुछ समय से देश में कई उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। विगत युग के पतझड़, ठीक है, विगत युग के पतझड़। तो भाई अतीत के, विगत युग के पतझड़ ना, विगत जो बीत चुका है, अतीत के वे कार्य जो आज पुराने पड़ चुके हैं। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा तरुणाई का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तरुणाई का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये हमें बताना है। तो युवावस्था तो है, तारुण्य भी है, जवानी भी है, लेकिन बुढ़ापा नहीं है तरुणाई का सार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द भाई। ठीक है, तो बी आंसर अपना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कवि देश के नवयुवकों का आह्वान क्यों कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि नवयुवक बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनमें नए कार्य करने का उत्साह की क्षमता की कमी है, क्योंकि नवयुवक को सोने से जगाना, क्योंकि उसमें नए कार्य करने का उत्साह व क्षमता है भाई। तो डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि उनमें नए कार्य करने का उत्साह व क्षमता है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, काव्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। जो काव्यांश है इसका उचित शीर्षक हमें बताना है। तो नवयुवक का भूलापन, नवयुवकों का आह्वान, नवयुवकों को नमन, या नवयुवकों का समागम। तो भाई बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा, नवयुवकों का आह्वान। अगला क्वेश्चन है, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। पंक्ति किसकी है। ठीक, अभी माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। तो भाई प्रेमचंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आचार्य सुगल जी। ठीक है, तो ये पंक्ति भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो भाई रचना है सरोज स्मृति, उसमें से ली गई है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, और ये जो इनकी रचना है सरोज स्मृति, ये इनकी पुत्री सरोज के निधन पर शोक गीत के रूप में लिखा गया है। सरोज स्मृति कविता अनामिका संग्रह में संकलित है। ये आपको ध्यान रखना है, किसमें है, अनामिका में, काफी बार पेपर में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है भाई, सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है। जो सरयू पार की यात्रा है ये किसकी रचना है। रामविलास शर्मा की है, देवकी नंदन खत्री की है, आचार्य शुक्ल की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना रहेगी। और ये क्या, एक यात्रा वृत्तांत है। क्या है, एक यात्रा वृत्तांत है। और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है, इनके कुछ और यात्रा वृत्तांत है जो काफी बार पेपर में पूछे गए हैं। लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, और मेहदावल की यात्रा। और भी जिस भी बच्चे ने यात्रा वृत्तांत वाली क्लास नहीं देखी है पीवाईक्यू की, तो वो भी जाके देख सकता है, आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राहुल सांस्कृत्यान कृत घुमक्कड़ शास्त्र किस विधा में लिखा गया है।
ठीक है। तो घुमक्कड़ शास्त्र किस विधा में लिखा गया है? निबंध है, आलोचना है, यात्रा वृत्तांत है या काव्य है? तो यात्रा वृत्तांत से है भाई, सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सांध्य कांकली किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह है? जो सांध्य कांकली है ये किस रचनाकार की रचनाओं का संग्रह है? तो हमें देखना है महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, कृष्ण बिहारी मिश्र या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सांध्य कांकली जो भाई है ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविताओं का संग्रह। किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविताओं का संग्रह है सांध्य कांकली। और सांध्य कांकली 1969 ईस्वी में प्रकाशित है। ठीक है। और भाई ये सांध्य कांकली में कुल 65 गीत है। कितने? 65 गीत है, ध्यान रखना है। ठीक है। ये 65 गीत निराला की 65 साल की उम्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, ध्यान रखना, पेपर में पूछा गया है। और सांध्य कांकली निराला का अंतिम काव्य संग्रह, ये भी ध्यान रखना है, अंतिम काव्य संग्रह है सांध्य कांकली। और इसमें निराला की अंतिम कविता, एक मिनट भाई, पत्रों उत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ संकलित है भी। ठीक है। और ये काफी बार पेपर में पूछी गई क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दुखनी बाला नाटक की रचनाकार सॉरी दुखनी बाला नाटक की रचना किसने की है? तो किसने की है? बाल मुकुंद गुप्त ने, राधा कृष्ण दास ने, श्याम सुंदर दास ने या श्रीनिवास दास ने? तो दुखनी बाला नाटक अभी दुखनी बाला, और ये किसने की है इनकी रचना? राधा कृष्ण दास ने की है दुखनी बाला। और 1880 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और नाटक रचना है ये। ठीक है। और इनके अन्य नाटक है राधा कृष्ण दास जी के पद्मावती, काफी महत्वपूर्ण है भाई इनकी पद्मावती, महाराणा प्रताप, काफी महत्वपूर्ण नाटक है ये इनके राधा कृष्ण दास जी के। ठीक है। और इनके उपन्यास भी काफी महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछे गए हैं पहले भी। निसहाय हिंदू, ठीक है, 1890 में प्रकाशित हुआ था ये, 1890 में। और इसमें क्या है? हिंदुओं की निसहायता और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का चित्रण किया गया है निसहाय हिंदू में। आगे भारतेंदु विरचित अपूर्ण हिंदी नाटक सती प्रताप को राधा कृष्ण दास ने ही पूरा किया। एक भारतेंदु जी का नाटक है सती प्रताप, यदि ये क्या था? अधूरा था। और इसको पूरा किसने किया है? राधा कृष्ण दास ने ही किया है भाई, ये भी पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदुकृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? जो तदीय सर्वस्व है, ठीक है, भारतेंदु जी द्वारा क्या है, किसका अनुवाद है? कौन सी ऐसी रचना का अनुवाद है? तो नारद भक्ति सूत्र, ऋतु संहार, मेघदूत, आंखों की किरकिरी। तो तदीय सर्वस्व नारद भक्ति सूत्र जी, जो नारद भक्ति सूत्र है इसका क्या है? अनुवाद है ये। ठीक है। और 1874 में इसका अनुवाद किया था भारतेंदु जी ने। इन्होंने शाडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया है। ठीक है। भारतेंदु जी ने शाडिल्य भक्ति सूत्र, ठीक है, इसका अनुवाद भाई भक्ति सूत्र वैजयंती से किया है। ठीक है, इस नाम से किया है। और भारतेंदु जी ने लगभग 70 काव्य ग्रंथ भी लिखे हैं। इनमें प्रमुख है, इनके मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, बकरी विलाप, रिपुनाष्टक, तन्मय लीला इत्यादि। और इन्होंने जो फूलों का गुच्छा है, इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना खड़ी बोली में फूलों का गुच्छा। ठीक है। ये खड़ी बोली हिंदी की पहली कविता है। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी की कविता है, सॉरी भाई। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह बताना है। तो कौन सा? कुटज है, अशोक के फूल है, गतिशील चिंतन है या आलोक पर्व है? तो भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह है अशोक के फूल, बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और ये 1948 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अशोक के फूल। और हिंदी के ये
प्रमुख निबंधकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और इन्होंने व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज काफी महत्वपूर्ण निबंध भी लिखा है, और इनके प्रमुख निबंध है कल्पलता। ठीक है, 1951 में प्रकाशित है। मध्यकालीन धर्म साधना, ये 1952 में प्रकाशित है भाई। ठीक है, विचार और वितर्क, ये 1957 में प्रकाशित है। ठीक है, विचार प्रवाह, ये 1959 में प्रकाशित है। और कुटज भाई ये 1964 में प्रकाशित है। आलोक पर्व है 1972 में, और साहित्य सहचर है 1965 में। तो इनके काफी महत्वपूर्ण निबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है? निबंध भाई इनमें से ये बताना है बाबू गुलाब राय का कौन सा नहीं है। तो चाबुक, जीवन पशु, मेरे मानसिक उपादान, या प्रकार प्रभाकर। तो भाई जो चाबुक है ये बाबू गुलाब राय जी का निबंध नहीं है भाई। तो ये किसका है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का निबंध रहेगा। किसका है भाई? निराला जी का निबंध है। बाबू गुलाब राय के निबंध कौन कौन से? तो ठलुआ क्लब है, फिर निराश क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान, मेरे नापित्याचार्य, मेरी देन की कायिक पृष्ठ, प्रीतिभोज, प्रबंध प्रभाकर, मेरे निबंध, और यह है जीवन पशु, मेरे मानसिक उपादान, और प्रकार प्रभाकर। ये सभी भाई बाबू गुलाब राय जी के निबंध हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक है? ठीक है, इनमें से कौन सा भाई किशोरीलाल गोस्वामी जी का नाटक है? तो देखते हैं, चंद्रावती, प्रेम जोगनी, मयंक मंजरी, तप्ता सवर्ण। तो भाई मयंक मंजरी किशोरीलाल गोस्वामी जी का नाटक है भाई। और इनके अन्य नाटक और भी हैं। एक तो है इनका नाटक प्रियनी परिणय, ये 1890 में प्रकाशित हुआ था। और चौपट चपेट, ये इनके नाटक हैं। चंद्रावली एवं प्रेम जोगनी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक है। और चंद्रावली 1876 में, प्रेम जोगनी 1875 में प्रकाशित हुआ। तप्ता सवर्ण ये श्रीनिवास दास जी का नाटक है, और 1883 में ये प्रकाशित हुआ था भाई। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित उपन्यास का नाम क्या है? गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित उपन्यास का नाम क्या है? तो पौध, पहला गिरमिटिया, ढाई घर, या कर्म भूमि। तो पहला गिरमिटिया, ये गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित उपन्यास है, और ये किसका है? गिरिराज किशोर का है। ठीक है, गिरिराज किशोर का रहेगा भाई ये। ठीक है, और काफी महत्वपूर्ण नाटक है, और ये गांधी जी के जीवन पर ही आधारित है। इसका नायक कौन है? क्या है इसका नायक? पहला गिरमिटिया का मोहनदास। ठीक है, अर्थात गांधी जी का आरंभिक नाम भाई। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की आखिरी रात, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन है? क्या भाई औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन है? ये हमें बताना है। तो राधा चंद्र गोस्वामी है, मुक्तिबोध है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध है, या राम कुमार वर्मा है। तो औरंगजेब की आखिरी रात, इसके भाई रचनाकार राम कुमार वर्मा रहेंगे। ठीक है, और ये एकांकी है। ठीक है, और इनकी अन्य एकांकी है, काफी महत्वपूर्ण है भाई, कहीं पे आप नोट कर सकते हैं। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग। ठीक है, रूप रंग है, ऋतुराज, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, इंद्रधनुष आदि इनकी काफी महत्वपूर्ण एकांकी है राम कुमार वर्मा की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? ठीक है, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? क्या बोलूं, क्या याद करूं, प्रत्याशा, अर्ध कथानक, या मेरा जीवन वृत्तांत। तो हिंदी की पहली आत्मकथा है अर्ध
कथानक। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और भाई ये बनारसी दास जैन की है ये अर्ध कथानक, और 1641 में ये प्रकाशित हुई थी। और ये ब्रज भाषा में, किसमें है? ब्रज भाषा में है भाई ये। ठीक है, काफी बार पेपर में पूछी गई है। जो बनारसी दास कृत अर्ध कथानक है ये कौन सी भाषा में? तो ब्रज भाषा में है ये। ठीक है, और भाई क्या बोलूं, क्या याद करूं, ये किसकी आत्मकथा? ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा रहेगी भाई। मेरा आगे है, मेरी आत्म कहानी श्याम सुंदर दास की है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन की है। और मेरा जीवन प्रवाह ये योगी हरि की है भाई। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचक किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसने लिखा है? तो ये रामविलास शर्मा जी ने लिखा है। ए आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और ये दोनों आलोचनात्मक कृति है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इनकी और भी आलोचनात्मक कृति है। और आलोचना विधा के पिवायकों की भी मैंने एक क्लास दी है, तो उसको भी आप जाके देख लेना, आपके काफी सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे भी। इनके और है रामविलास शर्मा जी के आलोचनात्मक प्रेमचंद्र 1941 में प्रकाशित हुई। इनकी प्रगतिशील साहित्य की समस्या 1954 की है भाई। निराला की साहित्य साधना एक इनकी जीवनी है, इसमें 1969 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। निराला की साहित्य साधना 2 इसमें आलोचना है, ये 1972 में प्रकाशित हुई। निराला की साहित्य साधना 3 इसमें पत्राचार संग्रह एवं वृद्ध भूमिका है, ये 1976 में प्रकाशित हुई थी भी। और ये रामविलास शर्मा जी की ही आलोचनात्मक कृतियां हैं। और एक और इन्होंने काफी महत्वपूर्ण आलोचना लिखी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, जो 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उषा प्रेमदा के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारे की नायिका कौन है? ठीक है, 55 खंबे लाल दीवारे किसका उपन्यास है? ये उषा प्रेमदा का। 3 क्वेश्चन हमारे यहीं पे होते हैं। तो इसकी नायिका कौन है? तो देवकी है, प्रिया है, सुषमा है या मीरा है? तो 55 खंबे लाल दीवारे जो 1961 में प्रकाशित उपन्यास है, ठीक है, इसकी एक ही नायिका प्रधान है। कौन है भाई? वो सुषमा। एक ही नायिका है, उसका नाम है सुषमा। और ये प्रसिद्ध, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध और बहुचर्चित उपन्यास है उषा प्रेमदा जी का। और इसमें एक भारतीय नारी की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था से उत्पन्न कुंठा एवं यंत्रणा का सजीव अंकन किया गया है। और इनके अन्य उपन्यास है, काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है उषा प्रेमदा जी के। कौन कौन से? एक तो है रुकोगी नहीं राधिका, काफी बार पेपर में पूछा गया है और 1967 में प्रकाशित है। शेष यात्रा 1984 में प्रकाशित है। अंतर्वर्षी 2000 ईस्वी में प्रकाशित है। भय कबीर उदास ये 2007 में प्रकाशित है। और नदी ये 2013 में प्रकाशित उपन्यास है भाई। ठीक है, उषा प्रेमदा जी के। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है? ठीक है, विष्णु प्रभाकर जी का इनमें से कौन सा नाटक नहीं है, ये हमें बताना है। हत्या, अंधी गली, डॉक्टर, नवप्रभात। तो हत्या भी विष्णु प्रभाकर का नाटक है, डॉक्टर भी है, नवप्रभात भी है, लेकिन अंधी गली ये विष्णु प्रभाकर जी का नाटक नहीं है, बल्कि ये किसका है? ये उपेंद्र नाथ अश्क जी का नाटक है। ठीक है, उपेंद्र नाथ अश्क, सॉरी एकांकी है ये नाटक, नहीं एकांकी है अंधी गली भाई। और विष्णु प्रभाकर के नाटक कौन कौन से? एक तो हत्या के बाद, डॉक्टर, नवभारत, अब और नहीं। ठीक है, अब और नहीं इन्हीं का काफी महत्वपूर्ण नाटक है भाई। अब और नहीं, अब और नहीं, श्वेत श्वेत कवन कमल भाई, युगे युगे क्रांति, युगे युगे क्रांति, सत्ता के आर पार, टूटते परिवेश। ठीक है, ये सभी विष्णु प्रभाकर जी के काफी महत्वपूर्ण नाटक हैं। तो भाई इसी के साथ आज की क्लास के अपने 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी जरूर से जरूर करें। ठीक है भाई, और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और आप सभी को इस क्लास का पीडीएफ मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर से जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।